दिमाग में नफरत की बारूद और हाथ में बगावत की बंदूक मिल जाए तो बन जाते हैं नक्सली। यही नक्सली आज देश को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर रहे हैं। पूरे देश में 250 से ज्यादा जिलों में नक्सलियों का खौफ आज भी मौजूद है। जिस समय नक्सली में हम गए थे वो समय नक्सली में बहुत अच्छा व्यवहार था, जनता के लिए हित में काम कर रहे थे। लेकिन अभी नक्सली में देख रहे हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ है और जो नेता लीडर हैं वो पैसे पर हैं, पैसे कमाने के लिए। इन नक्सलियों के आतंक से हमारा झारखंड भी अछूता नहीं रहा है। प्रतिदिन नए नए तरीकों से घटना को अंजाम नक्सलियों द्वारा दिया जाता है। इस बात का सबूत गोली बारूद और लैंड माइंस की जद में आए नक्सलियों, ग्रामीणों और पुलिस के शत विशत शव को देखने से मिलता है। इसी तरह की एक कहानी हमारे सामने आई है गज्जू उर्फ एरिया कमांडर गजेंद्र साव की, जो नक्सली संगठन से प्रभावित होकर दस्ते में शामिल हो गया। आपको बता दें कि एरिया कमांडर गजेंद्र साव लातेहार जिले के छिपा दोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुदूरवर्ती गांव अंबा टीकर का निवासी है, जहां पर अभी भी नक्सलियों की तूती बोलती है। नक्सलियों की कार्यशैली से प्रभावित होकर गजेंद्र साव ने बंदूक थाम ली। एरिया कमांडर बनने के बाद गज्जू साव ने कई नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया। इन सभी घटनाओं को देखते हुए गजेंद्र साव पर लातेहार पुलिस द्वारा कुल 32 आपराधिक मामले दर्ज किए थे। गज्जू साव अचानक रातों रात उस समय चर्चे में आया जब 10 जनवरी 2013 को लातेहार जिले के कटिया जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 13 जवानों की मौत हुई थी, 14 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना से लोगों का दिल दहल गया था। झारखंड के इतिहास में पहली बार नक्सलियों द्वारा शहीद जवानों के पेट में बम प्लांट किया गया। नक्सलियों द्वारा यह कायरतापूर्ण कार्यवाही शहीद जवानों के साथ की गई ताकि जवानों को भारी मात्रा में जान माल की क्षति पहुंचाई जा सके। पहली बार इस तरह की हृदय विदारक घटना से हर झारखंड वासी क्षुब्ध हुए थे। माओवादियों की इस कायरतापूर्ण हरकत का जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली और पुलिस विभाग ने नक्सलियों के सफाई के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस घटना में शामिल होने के कारण राज्य सरकार ने गजेंद्र साव के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, गज्जू साव का नक्सली संगठन की कार्यशैली से मोह भंग होता चला गया। परिवार के ऊपर बढ़ते पुलिस का दबाव और खुद को पुलिस के हाथों मारे जाने का खौफ उसे सताने लगा और अंततः थक हार कर साल 2015 में झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा से प्रभावित होकर एरिया कमांडर गजेंद्र साव उर्फ गज्जू साव ने तत्कालीन डीजीपी डीके पांडे के समक्ष सरेंडर किया। आइए जानते हैं समर्पण के बाद गजेंद्र साव के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। सुनिए उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले गजेंद्र जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप नक्सलियों के साथ कैसे गए, आपने हथियार क्यों उठाया, इसके पीछे की क्या दास्तान है, क्या कहानी है इसके पीछे? नक्सली के साथ हम चल गए सर। देखा देखी मेरा गांव में दिन रात खाली नक्सली रहता था, उसके अलावा कोई रहबे नहीं करता था। उसी के बीच में हम चल गए, खुशी से चल गए सर। गजेंद्र जी कहते हैं कि किसी के दबाव में इन्होंने नक्सली संगठन ज्वाइन नहीं किया, हथियार नहीं उठाया। इनके घर का, इनके गांव का ये माहौल था, इसलिए ये नक्सलियों के बीच रहे। गजेंद्र जी, आपने ये देखा कि नक्सलिज्म में क्या रुतबा है, क्या धौंस रहती है समाज में, इसके बावजूद आपने आत्मसमर्पण किया। आखिर किससे प्रेरणा मिली आपको, आखिर आपने आत्मसमर्पण क्यों किया? और सरकार के जो पॉलिसी था उसके हम मिलाते हुए हम आत्मसमर्पण कर दिए सर। आत्मसमर्पण के बाद आपको जेल भी जाना पड़ा होगा। सीधी सी बात है कि आप जेल भी गए। जेल में आपका अनुभव कैसा रहा, क्या महसूस हुआ जेल के अंदर आपको? उसके अनुभव को हमें, हमारे दर्शकों के सामने शेयर कीजिए। जेल में रहे 4 साल कुछ महीना रहे सर, लेकिन महसूस तो कुछ मिला जुला के ठीक रहा, लेकिन बहुत समय, लंबा समय रह गए और सरकार बोली थी जी केस वापस ले लेंगे। अब केस में सब पैसा देने के बाद बोली थी, लेकिन सरकार उसमें कुछ मदद नहीं की। सरकार ने मदद नहीं किया। आखिर आप लोगों ने नई दिशा पॉलिसी के तहत, नई दिशा योजना के तहत
आला अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया, जिसे पूरी दुनिया जानती है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि उस नई दिशा पॉलिसी के तहत आपको जो मिलने वाले लाभ हैं उनसे कितना मिला आपको लाभ, और क्या क्या आपको नहीं मिल सका जिसका वादा इस पॉलिसी के तहत सरकार या फिर पुलिस के आला अधिकारियों ने आपसे किया था। वो पॉलिसी में अभी तक जो इनामी पैसा था वो वाला मिला है सर, और उसके बाद 4 डिसमिल जमीन मिला है। उसके बाद बच्चा के पढ़ाई ने कुछ उसके बाद नहीं मिला है, खाली 4 डिसमिल जमीन और इनामी पैसा, और 6ठा साल समय हो गया है, उसके बाद कुछ नहीं मिला है। सब ऐसे झांसा में रखे हुए हैं सरकार के द्वारा किए गए वादे इनसे पूरे नहीं किए गए, सिर्फ इन्हें इनाम की राशि मिली और जो तत्कालिक लाभ मिलना था उसे पुलिस के आला अधिकारियों के सहयोग से इन्हें उपलब्ध कराया गया। गजेंद्र साहब जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो लाभ मिलना था आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके बच्चों की परवरिश के लिए, सरकार द्वारा अभी तक क्या मिला और क्या नहीं मिला? यही 4 डिसमिल जमीन मिला हुआ है सर, और वही 5 लाख इनामी मिला हुआ है। कुल पैसा मेरा 7.5 लाख रुपया मिला है, और 6ठा साल चल रहा है। अभी तक बच्चा का पढ़ाई नहीं हो रहा है ढंग से। जो अपने स्तर से बन रहा है वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार के जो वादा है वो वादा जो पूरा होता तो नक्सली उसके देखा देखी नक्सली बहुत नक्सली सिलेंडर करता, लेकिन सिलेंडर नहीं कर रहा है। वो देख रहा है जो आगे जो सिलेंडर किया है उस पर सरकार तो पूरा करबे नहीं कर रही है, तो कहाँ से सिलेंडर करेंगे सर? ये बहुत जलता हुआ प्रश्न है सरकार के माथे के ऊपर कि एक नक्सली खुद अपनी जबान से ये कह रहा हो कि ये कारण है, ये प्रमुख कारण है जो आज नक्सली सरेंडर नहीं कर रहे हैं या सरेंडर करने से कतरा रहे हैं। आत्मसमर्पण एक नक्सली का करना और उसे समाज के मुख्य धारे से जोड़े रखने का वादा तो बहुत सुनहरा लगता है, लेकिन क्या उन वादों पर सरकार पूरा उतरेगी, आगे उतरेगी, नहीं उतरेगी, ये तो भविष्य का प्रश्न है। लेकिन हमारे साथ जो मौजूद है नक्सली रह चुके गजेंद्र साहू जी, उनका मानना है कि अगर सरकार अपने वादे को पूरा करती तो शायद आज आत्मसमर्पण का रेशियो बहुत आगे होता। मैं अगला प्रश्न इनसे ये पूछना चाहूंगा कि सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं गजेंद्र साहू जी को? पूरा जब हो जाता सरकार की नीति से सर, तो बहुत लोग अभी जो टीपीसी हैं, जेजेएमपी हैं और उसमें माओवादी हैं, बहुत सारा सरेंडर कर देते। अभी तक इतना सरकार को परेशानी नहीं उठाना पड़ता। जो सारे जंगल में जो अभी कैंप लगाए हैं, माने जो जिला में माने कहा जाए जो 100 से भी ज़्यादा कैंप है, उतना लगाए हैं कैंप, उतना सरकार को माने हमारे देखने से परेशानी नहीं होना पड़ता सर। जो सिलेंडर कर दिया है उसके वादा जो पूरा हो जाता तो घर परिवार जो पार्टी में जो है उनको घर परिवार जो देखता जो सिलेंडर किया है, जो अच्छा से सरकार माने सब चीज पुरा रहे हैं, तो मैसेज जाता पार्टी में, वो देखा देखी सब सरेंडर कर देता। तो शायद सरकार के नीतियों को पूरी तरह से पालन नहीं करने के कारण ही नक्सली सरेंडर नहीं कर रहे हैं, आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, ऐसा मानना है गजेंद्र साहू जी का। तो यह है दर्द एक आत्मसमर्पण किए हुए नक्सली का। यह दर्द केवल एक नक्सली का नहीं, आत्मसमर्पण किए हुए कई नक्सलियों का यह दर्द है। गजेंद्र साहू जी अपने पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। जहां एक और समाज इन्हें सहृदय स्वीकार नहीं कर रहा है, वहीं पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा इन्हें पूर्ण रूप में सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसे नक्सली जिन्होंने पुलिस के आला पदाधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया है, वो आखिर जाएं तो जाएं कहां? इस सवाल के साथ हम फिर एक बार आपसे मिलेंगे, एक नए चेहरे के साथ, एक नए आत्मसमर्पित नक्सली के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आफ्ताब अंजुम को दीजिए इजाजत। हम मिलते रहेंगे इन तरह के कई सुलगते हुए सवालों के साथ। नमस्कार। स्वदेश वाणी।